नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी आप लोगों का फिज़िकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रही हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हम लोग जो हैं वो बीएससी थर्ड ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे, जिसमें यूनिट 3 स्टार्ट करवा रखी थी। यूनिट 3 का नाम था स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैंने थोड़ा सा कल आपको इंट्रोडक्शन बताया था, फिर भी मैं आज आपको फिर से बता रही हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसका यूज़ हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस की स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। किसका यूज़ करके? इलेक्ट्रोमोटिव रेडिएशंस का यूज़ करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज़ करते हुए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसका यूज़ हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। किसका यूज़ करके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज़ करते हुए। अब आता है इसमें हमने दूसरी टॉपिक पढ़ा था स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? जब किसी सब्सटेंस पे हम किसी सोर्स के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इस सब्सटेंस पे डालते हैं, उसके बाद कुछ रेडिएशंस इसके द्वारा अब्जॉर्व कर ली जाती हैं और बाकी रेडिएशंस को ये ट्रांसमिट कर देता है। जो ट्रांसमिट होती हैं उन रेडिएशंस को यदि हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उनकी पिक्चर ले ली जाती है और ये जो पिक्चर आती है ये क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रम कहलाती है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जब रेनबो हमें जो दिखता है वो रेनबो क्या है? स्पेक्ट्रम ही है। जब सनलाइट किसी प्रिज्म पे डाली जाती है तो जो सनलाइट जो है या वाइट लाइट जो है वो 7 कलर में विभक्त हो जाती है और ये जो 7 कलर की जो हमें पट्टियाँ मिलती हैं वो पट्टियाँ क्या है? स्पेक्ट्रम कहलाती है। उसके बाद हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है। ये एनर्जी की ही एक फॉर्म है। स्पेस में प्रोपोगेट कराई जाती है और ये इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक 2 फील्ड इसके साथ एसोसिएट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब ये दोनों फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो, ये दोनों रेडिएशंस आपस में परपेंडिकुलर हो और जिसमें इसको प्रोपोगेट किया है उस डायरेक्शन में भी ये क्या हो? परपेंडिकुलर। उन रेडिएशंस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस हैं जिनमें हम इनको प्रोपोगेट करते हैं स्पेस में, जिस स्पेस में हम इनको प्रोपोगेट करते हैं जिसमें इनकी प्रोपोगेशन डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन के तो ये परपेंडिकुलर कौन कौन सी होंगी? इलेक्ट्रिक रेडिएशंस और मैग्नेटिक रेडिएशंस, और ये आपस में भी क्या होंगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो इन रेडिएशंस को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये रेडिएशंस जो हैं इनको प्रोपोगेट कराने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये लाइट की वेलोसिटी से मूव करती हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी होती है इनकी, जो क्या होती है? लाइट की वेलोसिटी। और लाइट की वेलोसिटी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से ये प्रोपोगेट होती है। उसके बाद हमने इनके साथ जुड़े हुए कुछ टर्म्स पढ़े थे। लैम्बडा क्या होता है, न्यू क्या होता है, इनके बीच का रिलेशनशिप देखा था। लैम्बडा और न्यू, इनके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो E = hν फोटोन कहते हैं। न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, E और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। न्यू और जो लैम्बडा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप ये बना कि जिस रेडिएशंस की एनर्जी ज़्यादा होगी उस रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और उस रेडिएशंस की वेवलेंथ कम होगी। कम वेवलेंथ
शॉर्टर वेवलेंथ वालों की एनर्जी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस की एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। इन्हीं के आधार पे एनर्जी, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के आधार पे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज किया गया और उसको क्या कहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है कि इन रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, इनमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? जब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी एनर्जी या कहीं की फ्रीक्वेंसी या उनके वेव लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले कॉस्मिक रेज थी, फिर हमारी गामा रेज थी, फिर एक्स रेज थे, फिर यूवी था, फिर विजिबल था, फिर आईआर था, फिर माइक्रोवेव था और फिर रेडियो वेव था। इनकी एनर्जीज यहाँ से इस तरफ जाते हैं तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही डिक्रीज हो रही थी, लेकिन वेवलेंथ क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। इसकी कॉस्मिक रेज की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और रेडियो वेव्स की जो एनर्जी है वो सबसे कम होती है। कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम होती है और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ तक की स्टडी हमने कल कर ली थी। उसके बाद लास्ट टॉपिक आया था टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। दो तरीके के स्पेक्ट्रम मिलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा और अवशोषण स्पेक्ट्रम दो तरीके के हैं। यहाँ लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ था टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। कितने तरीके के पढ़ेंगे हम? दो तरीके के। यहाँ से आपके क्वेश्चन आना शुरू होते हैं, डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। स्तत और अस्तत स्पेक्ट्रम। सेम यही प्रोसेस यहाँ चलेगी, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। उसके बाद डिसकंटिन्यूअस फिर दो तरीके का होता है, लीनियर स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम और इसको तो बैंड स्पेक्ट्रम, हिंदी में भी बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं और इंग्लिश में भी इसको बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम या लीनियर स्पेक्ट्रम को जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और बैंड स्पेक्ट्रम को जो है वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहा जाता है। हम जो स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं नॉर्मली वो सब के सब एब्जॉर्प्शन
स्पेक्ट्रम काम में लिए जाते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा बहुत कम यूज़ होते हैं, या कहें कि नॉर्मली यूज़ ही नहीं होते हैं। जो भी स्टडी की जाती है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को यूज़ करते हुए की जाती है। अब देखो, इनकी सबसे पहले हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सेम क्लासिफिकेशन इनका भी है, सेम आगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी सेम क्लासिफिकेशंस होगा, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा फिर दो तरीके का होगा, लीनियर स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और ये बैंड स्पेक्ट्रा। अब स्पेक्ट्रम सिंगल को कहा जाता है, और यदि प्लूरल वर्ड यूज़ करते हैं तो हम स्पेक्ट्रा यूज़ करते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। स्पेक्ट्रम जो है वो सिंगुलर, एक ही स्पेक्ट्रम मीन्स एक स्पेक्ट्रम की बात होती है तब हम स्पेक्ट्रम लगाते हैं, और जब हम बहुत सारे स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो वो स्पेक्ट्रा कहलाता है। मीन्स बहुवचन में उसको स्पेक्ट्रा कहा जाता है और सिंगल में उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नॉर्मली हम जब भी लैंग्वेज में बोलते हैं तो स्पेक्ट्रा ही बोलते हैं। अब आता है डेफिनेशन। सबसे पहले एमिशन स्पेक्ट्रा। कल मैंने आप लोगों को एमिशन स्पेक्ट्रा समझा दिया था। क्या होता है कि जब किसी भी सब्सटेंस को कहाँ तक, रेड हॉट तक हम गर्म करते हैं, उसके ताप दीप्ति तक, बहुत लार्ज अमाउंट में जब हम इसको हीट देते हैं और ताप दीप्ति तक जब हम उसको गर्म करते हैं, उसके बाद वो ठंडा होता है तो वो रेडिएशंस को एमिट करता है। जब ये रेडिएशंस जो ये एमिट कर रहा है, यदि इन रेडिएशंस को हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लेते हैं तो ये स्पेक्ट्रा कौन सा कहलाता है? एमिशन स्पेक्ट्रा। जब किसी भी सब्सटेंस को रेड हॉट तक हम गर्म करते हैं और उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, तो जब वो ठंडा होता है तो वो रेडिएशंस एमिट करता है, और इन एमिट रेडिएशंस को हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे जब ले लेते हैं तो ये स्पेक्ट्रा जो कहलाता है वो एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाता है। इस स्पेक्ट्रा में जो बैकग्राउंड मिलता है आपको वो तो ब्लैक बैकग्राउंड मिलता है। जो बैकग्राउंड मिला वो तो ब्लैक बैकग्राउंड मिला या डार्क बैकग्राउंड था। और इस डार्क बैकग्राउंड पे जिस रेडिएशंस की इसने जिस वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट की हैं, वहाँ पे हमें ब्राइट लाइंस या बैंड मिलते हैं। वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? ब्राइट लाइंस या बैंड। तो ये कैसे होते हैं? ब्राइट, चमकीले होते हैं। या तो लाइन मिलेगी या बैंड मिलेगा। दो लाइंस के बीच में कैसा जोन होता है? ये पूरा डार्क जोन होता है। कैसा जोन होता है? ये डार्क जोन होता है। ये कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या है? जब किसी भी सब्सटेंस को हम बहुत लार्ज अमाउंट में हीट देते हैं या उसके ताप दीप्ति तक उसको गर्म किया जाता है, और जब वो ठंडा होता है तो रेडिएशंस को एमिट करता है। इन एमिट रेडिएशंस को, जो ये रेडिएशन उत्सर्जित कर रहा है, इन उत्सर्जित विकिरणों को यदि हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लेते हैं तो इससे जो स्पेक्ट्रा बना है उसको हम क्या कहते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि पीछे जो इनका जो बैकग्राउंड होता है वो तो डार्क होता है, और जिस वेवलेंथ की इसने रेडिएशंस एमिट की गई हैं वहाँ पे हमें चमकीली लाइनें मिलती हैं या बैंड मिलता है। इनको हम, इस स्पेक्ट्रा को कहा जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। ये लाइंस हर एक की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। किन्हीं भी दो कंपाउंड्स की एक जैसी लाइन नहीं मिलती है। ये था एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा को हम कम यूज़ लेते हैं। अब आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। किसी भी
एब्जॉर्प्शन मीडियम में, किसी एब्जॉर्प्शन मीडियम में जिसका हमें स्टडी करनी है, जिस मीडियम की हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है, या ऐसा सब्सटेंस जो अब्जॉर्ब करता है उस पर हम क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली जाती हैं। क्या डाली जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। उसके बाद ये जो सब्सटेंस है ये कुछ रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा और बाकी को ट्रांसमिट कर देगा। उसके बाद इन ट्रांसमिट रेडिएशंस को हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लेते हैं, इन पिक्चर्स को। तो जहां जहां इसने अब्जॉर्ब किया वहां तो हमें क्या मिलेगा, डार्क लाइन, और जितनी भी लाइट ट्रांसमिट हुई वो क्या मिली, ब्राइट। तो इसका बैकग्राउंड तो कैसा बना, ब्राइट बैकग्राउंड हुआ। और क्या मिला, इस ब्राइट बैकग्राउंड में हमें कैसे मिलेंगी, डार्क लाइनें मिलेंगी। कैसी मिलेंगी, डार्क लाइनें या बैंड मिलेंगे। ये वो डार्क जोन या उन रेडिएशंस की वेव है जिसको इस सब्सटेंस के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया गया था। इस स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। दोबारा सुन लो, जब किसी जिसकी हमें स्टडी करनी है उस सब्सटेंस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डालते हैं, उसके बाद ये सब्सटेंस कुछ रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी को ट्रांसमिट कर देता है। जो ये ट्रांसमिट रेडिएशंस हैं, यदि हम इसको रिकॉर्डर के द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाती है और इनका स्पेक्ट्रम लिया जाता है, तो स्पेक्ट्रम हमें कैसा मिलता है, उस स्पेक्ट्रम में क्या होगा, ब्राइट बैकग्राउंड होगा, मीन्स पूरा ब्राइट होगा, लेकिन वहाँ पे जहाँ जहाँ जो जो वेवलेंथ की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब किया है वहाँ वहाँ हमें डार्क लाइनें या बैंड मिलेंगे। इसलिए ये जो स्पेक्ट्रा मिलता है इसको क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। अब उसके बाद इन स्पेक्ट्रास को फिर से डिवाइड किया था हमने, कौन से, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का एग्जाम्पल है हमारा वही रेनबो। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या है कि ये जो स्पेक्ट्रा मिलते हैं ये कंटिन्यूअस हमें मिलते हैं। इनमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि ये कलर यहाँ से, जैसे रेनबो है, रेनबो में आपको पट्टियाँ मिलती है ना कि इतनी चौड़ी पट्टी रेड कलर की, लेकिन ये जो रेड कलर है वो दूसरे कलर के ऊपर जुड़ा हुआ रहता है। मीन्स सातों कलर को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये कलर जो है ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे एंड हुआ। तो ये वाले स्पेक्ट्रा जो कहलाएंगे वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहलाएंगे। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का एग्जाम्पल रेनबो है। रेनबो में जो कलर की पट्टियाँ मिलती हैं वो एक दूसरे में डिस्पर्स होती हैं। इन पट्टियों को हम अलग नहीं, या इन पट्टियों को डिस्टिंग्विश करने वाली कोई बाउंड्री नहीं होती हमारे पास, क्लियर बाउंड्री, जिससे हम ये बता सकें कि ये कलर यहीं तक था, कि इनका एंडिंग पॉइंट भी दूसरे कलर में मिला हुआ रहता है और स्टार्टिंग पॉइंट भी दूसरे कलर में मिला हुआ रहता है। इसलिए इन स्पेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब आता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में हमने दो पढ़े थे, दो टाइप के होते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, लीनियर स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। उसमें हम पहला पढ़ते हैं लीनियर स्पेक्ट्रम। इसका दूसरा नाम क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसमें किसी भी एलिमेंट की वेपर फेस में क्या क्या, कोई एलिमेंट है, कौन से फेस में है, कौन से स्टेट में है, वेपर स्टेट में या गैसेस स्टेट में। इस गैसेस स्टेट में कोई एलिमेंट को जब हम ठंडा करते हैं तो रेडिएशंस क्या करेगा, एमिट करेगा। इन एमिट रेडिएशंस का जब हम स्पेक्ट्रा लेते हैं तो हमें
ब्राइट कलर की लाइनें मिलती हैं, ये कैसी होती हैं? ब्राइट होती हैं। फर्स्ट बात कैसी होंगी? ब्राइट होंगी। सेकंड, स्पेसिफिक कलर की होंगी। ब्राइट होंगी, स्पेसिफिक कलर की होंगी और लाइन की फॉर्म में मिलेंगी। उस स्पेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं? लीनियर स्पेक्ट्रा। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहलाता है क्योंकि ये किसका स्पेक्ट्रा है? एलिमेंट का स्पेक्ट्रा लिया जा रहा है। जब हम किसी एलिमेंट को जो कि वेपर स्टेट में है, इसको जब पहले ही हमने इसको एनर्जी देके वेपर फेस में कन्वर्ट किया और उसके बाद जब इसको ठंडा किया जाता है तो ये रेडिएशंस एमिट करता है। ठीक है, इन एमिट रेडिएशंस का जब हम स्पेक्ट्रा लेते हैं तो ये जो हमें इससे जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसमें ब्राइट और स्पेसिफिक कलर की लाइनें मिलती हैं। कैसी मिलती हैं हमें? चमकीली, थिक और स्पेसिफिक कलर की लाइनें मिलती हैं। पतली, चमकीली और स्पेसिफिक कलर की लाइनें मिलती हैं। इस स्पेक्ट्रा को जो है हम लीनियर स्पेक्ट्रा कहते हैं। एग्जाम्पल है कि जब हम सोडियम वेपर का स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो हमें 5890 पे और 5896 एंगस्ट्रॉन पे दो लाइनें मिलती हैं। कैसे कलर की? येलो कलर की। इस स्पेक्ट्रा को हम क्या कहेंगे? लीनियर स्पेक्ट्रा कहा जाएगा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाएगा। ये जो स्पेक्ट्रा होता है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, या कहें कि सोडियम वेपर, देखो मैंने क्या बताया कि ये इन्हीं पे मिलेगा, तो सोडियम के अलावा यदि पोटेशियम वेपर होगी तो ये स्पेक्ट्रा यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये कहीं और लाइनें मिलेंगी। इसलिए ये कैसे होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बताते हैं ना कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वैसे ही लीनियर स्पेक्ट्रम में जो हमें लाइनें मिलती हैं या जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। सेम दो एलिमेंट्स का कभी भी स्पेक्ट्रा जो है वो एक जैसा नहीं होगा। उसके बाद बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रा जो है वो मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा मिलता है। इसमें जब हम इसको बहुत ही हाई रिजोलेंस वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखते हैं तो इसमें जो लाइनें मिलती हैं वो लाइनें कैसी मिलती हैं? पास पास मिलती हैं, एक बैंड की फॉर्म में मिलती हैं। बैंड स्पेक्ट्रम क्या है? मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा है। ये कैसे पता चला मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम है? कि जब हम इस स्पेक्ट्रा को जो है वो हाई टेम्परेचर पे लेते हैं, जब लो टेम्परेचर पे लेते हैं तब तो हमें बैंड स्पेक्ट्रा मिलता है, लेकिन यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, मीन्स आपने उनको एनर्जी दी और ये मॉलिक्यूल किस फॉर्म में चले गए? एलिमेंट फॉर्म में, तो वहाँ पे जब स्पेक्ट्रा मिला तो ये बैंड ख़त्म हो गए, मीन्स डिसअपियर हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया? लाइन स्पेक्ट्रा में। इसका मतलब बैंड स्पेक्ट्रा जो मिलता है वो हमें मॉलिक्यूल्स का मिलता है। दोबारा सुन लो, जब हम इस स्पेक्ट्रा को दो डिफरेंट टेम्परेचर पे लिया, एक टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर था और एक टेम्परेचर हाई टेम्परेचर था। जब नॉर्मल टेम्परेचर था तब तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिला वो बैंड स्पेक्ट्रा मिला, और जब हम हाई टेम्परेचर पे वही स्पेक्ट्रा, उसी एलिमेंट, उसी सब्सटेंस का स्पेक्ट्रा लिया तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिला वो बैंड से लाइन स्पेक्ट्रा की फॉर्म में मिला। इसका मतलब ये जो बैंड स्पेक्ट्रा मिलता है ये हमें मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा मिलता है, इसीलिए हम इसको मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ये जो स्पेक्ट्रा होता है ये बहुत सारी लाइंस आपस में जब पास पास जुड़ी हुई रहती हैं, इस स्पेक्ट्रा को कहा जाता है बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रा का मतलब है कि जब बहुत सारी लाइनें आपस में पास पास जुड़ती हैं, इसमें इसका एक सिरा जो होता है वो बहुत ही तीक्ष्ण होता है, शार्प पॉइंट होता है, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो ब्रॉड पॉइंट होता है।
इसमें जो पीक्स हमें मिल रही हैं या जो बैंड हमें मिल रहा है, वो बैंड का एक पॉइंट तो बहुत ही शार्प पॉइंट होता है इस तरीके का, और एक जो पॉइंट होता है वो बहुत ही ब्रॉड पॉइंट होता है। इसमें यदि हम इसको बहुत ही हाई रेजोलेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखते हैं तो हमें मिलता है कि ये जो बैंड बना है, ये जो चौड़ापन आया है, ये बहुत ही बारीक लाइनों को आपस में मिलने से बना है। इसका मतलब जब लीनियर स्पेक्ट्रा की बहुत लाइनें आपस में घुल मिल जाती हैं तो उनको क्या कहा जाता है? बैंड स्पेक्ट्रा। यहाँ तक का पोर्शन जो है वो हमने कल पढ़ लिया था। अब आता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है बॉर्न-ओपनियर अप्रोक्सीमेशन। बॉर्न-ओपनियर अप्रोक्सीमेशन। देखो, मॉलिक्यूल्स के पास में डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है। मॉलिक्यूल्स के पास डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है। एनी मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनी मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी हैं वो मैं नीचे लिख रही हूं। पहले, किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है। कौन कौन सी एनर्जी होती है? ट्रांसलेशन एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी को हम ET से डिनोट करते हैं। दूसरी एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ऑर्डर में लिख लो। दूसरी है रोटेशनल एनर्जी, इसको हम ER से डिनोट करते हैं। तीसरी एनर्जी है वाइब्रेशनल एनर्जी, EV से डिनोट करते हैं। और चौथी एनर्जी है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इसको EE से डिनोट करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास जो टोटल एनर्जी होती है वो इन चारों का सम होती है। E जो टोटल मिलती है हमें, E टोटल, किसी भी मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी जो होती है वो E ट्रांसलेशन प्लस E रोटेशनल प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के इक्वल होती है। बॉर्न-ओपनियर अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि ये जो पहला पॉइंट तो ये बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी इन एनर्जीज का सम होती है। दूसरा पॉइंट ये बताता है कि ये एनर्जीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट एनर्जी है, मीन्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। ये जो एनर्जी हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्री होती है, एक दूसरे से रिलेट नहीं होती है। ये जो एनर्जी है, सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो एनर्जीज हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। तो बॉर्न-ओपनियर अप्रोक्सीमेशंस यदि मैं समझाऊं तो क्या कहूं कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन ए मॉलिक्यूल, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी इन ए मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर।
फर्स्ट पॉइंट, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी इन ए मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि द ईच मॉलिक्यूल हैव द टोटल एनर्जी E total is equal to ET plus ER plus EV plus E इलेक्ट्रॉनिक। मीन्स टोटल जो एनर्जी है वो इन चारों एनर्जीज का सम होती है। ये दोनों हैं बोर्नहोफर अप्रोक्सीमेशंस। अब देखो, ये तीनों एनर्जीज जो होती हैं वो क्वांटाइज्ड एनर्जी होती हैं। कौन सी? रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। लेकिन जो ट्रांसलेशन एनर्जी होती है वो प्योर काइनेटिक एनर्जी होती है। वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। प्योर काइनेटिक एनर्जी होगी। जब प्योरली काइनेटिक एनर्जी होगी तो क्या होगा? ये क्वांटाइज्ड नहीं होती है। जब ये क्वांटाइज्ड नहीं होगी तो हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि हमें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने क्या कहा था कि इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है? क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। तो हम कौन सी एनर्जी काम में ले रहे हैं? क्वांटाइज्ड। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स की ई टोटल, और इसकी वैल्यू जो है ट्रांसलेशन एनर्जी की वैल्यू भी बहुत कम होती है। ये अनक्वांटाइज्ड होती है क्योंकि ये प्योरली काइनेटिक एनर्जी होती है। इसलिए ई टोटल जो एनर्जी होगी वो हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे? ई रोटेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक। ई टोटल जो निकल के आता है वो क्या आएगा? ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक। अब ये तो था बोर्न-ओपनियर अप्रोक्सीमेशन। अब इसमें ही हमें समझना है कि ट्रांसलेशन एनर्जी कौन सी है? वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशन मोशन के कारण क्रिएट होती है। वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स में, जब मॉलिक्यूल स्पेस में क्या करें? ट्रांसलेशन मोशन करे, उसके कारण जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो कौन सी एनर्जी है? ट्रांसलेशन एनर्जी कहलाती है। रोटेशनल एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट जो एटम्स हैं वो रोटेट हो, किस पे? अपनी घूर्णन पे, अपनी अक्ष पे, अक्ष के चारों ओर वो एटम्स रोटेट हो। लेकिन क्राइटेरिया क्या है? न तो उनके बीच की डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए और न तो इन न्यूक्लियाइयों की, या कहें कि इन एटम्स की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, और न ही इनका ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होनी चाहिए। रोटेशनल एनर्जी किसके कारण क्रिएट हो रही है? रोटेशन के कारण। एटम्स अपनी, मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम्स अपनी अक्ष के चारों ओर क्या करते हैं? रोटेशन करते हैं। और रोटेशन, जब ये अपनी अक्ष के चारों ओर रोटेशन करते हैं तो उसकी शर्त यही होती है कि इस रोटेशन के कारण उनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, इन न्यूक्लियाइयों की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, और न ही इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होनी चाहिए। ठीक है। वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होगी? एटम्स की आपस में एटम्स का वाइब्रेशंस, रिलेटिव एटम्स का वाइब्रेशंस के कारण जो एनर्जी क्रिएट हो रही है किसी भी मॉलिक्यूल में, रिलेटिव एटम्स के आपस में वाइब्रेशंस के कारण जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उसको वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं, ईवी। और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी उस मॉलिक्यूल में, एटम की तरह ही मॉलिक्यूल्स में भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में अरेंजमेंट होता है, और उनके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहलाती है। दोबारा सुन लो, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशन मोशन के कारण, स्पेस में मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशन मोशन के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको ट्रांसलेशन एनर्जी कहते हैं। मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट न्यूक्लियाइयों की कौन सी? अपनी ही अक्ष पे रोटेशन जो हो रही है, उस गति के उस रोटेशन के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको रोटेशनल एनर्जी कहते हैं।
इस एनर्जी के लिए क्या है, रोटेशंस का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं करते हैं और उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज नहीं होती है। मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट न्यूक्लियाई की अपने अक्ष के चारों ओर रोटेशन इस प्रकार से होना कि न तो वो अपनी पोजीशन चेंज करें और न ही उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो। उस मोशन के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। इसको ER से डिनोट करते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम्स के रिलेटिव वाइब्रेशंस होना, एटम का आपस में रिलेटिव वाइब्रेशंस होना, इस तरीके से कंपन होना, ऐसे इस तरीके से कंपन होने के कारण जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उसको वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। इसको EV से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होता है। उन इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के कारण जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और किसी भी मॉलिक्यूल्स की टोटल जो एनर्जी है वो इन चारों एनर्जीज का सम होती है। किसके अकॉर्डिंग, बॉर्न-ऑपनियर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग। बॉर्न-ऑपनियर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग ये एनर्जी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है और इन किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी जो है वो इन चारों एनर्जीज का टोटल होती है। ठीक है। उसके बाद हमने ये कहा कि ट्रांसलेशन एनर्जी जो है, ट्रांसलेशन एनर्जी जो है वो प्योर काइनेटिक एनर्जी है और ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में नहीं होती है। जब ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में नहीं रहेगी तो हम जो E टोटल निकालते हैं वो इन तीनों एनर्जीज के सम की फॉर्म में निकाला जाता है। और जो एनर्जी चेंज है डेल E टोटल वो भी किससे निकाला जाता है, डेल E रोटेशनल प्लस डेल E वाइब्रेशनल प्लस डेल E इलेक्ट्रॉनिक। किसी भी मॉलिक्यूल्स के में ट्रांजिशन के कारण जो एनर्जी में चेंज आ रहा है वो एनर्जी चेंज रोटेशनल एनर्जी चेंज प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी चेंज के इक्वल होता है। और ये तीनों एनर्जी क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहती हैं। यहाँ तक आ गया बॉर्न-ऑपनियर अप्रोक्सीमेशंस। अब देखो इन एनर्जी रोटेशनल एनर्जी के कारण इनमें एक रिलेशनशिप है इन एनर्जीज में। सबसे पहले तो इनका ऑर्डर देखो, सबसे जो ज़्यादा एनर्जी की वैल्यू है द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एनर्जीज अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज। इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इनका अरेंजमेंट देखो। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, E इलेक्ट्रॉनिक की, फिर किसकी है, E वाइब्रेशनल की, फिर क्या है, E रोटेशनल, और सबसे कम एनर्जी E ट्रांसलेशन एनर्जी है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है और सबसे कम एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशन एनर्जी है। ठीक है। उसके बाद इनमें एक डेल E इलेक्ट्रॉनिक, ये जो होती है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि क्या लगाया हुआ है, अप्रोक्सीमेशन, इसलिए इन्होंने बॉर्न-ऑपनियर अप्रोक्सीमेशन, बॉर्न ने एक इनके बीच में एक रिलेशनशिप निकाला था डेल E डेल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी किसके अप्रोक्सीमेशन होगी, डेल E वाइब्रेशनल इंटू 10⁻³ और ये अप्रोक्सीमेट होगी डेल E रोटेशनल इंटू 10⁻⁶। मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल में जब वाइब्रेशन होगा, एक बार वाइब्रेशन होगा तो रोटेशन कितनी बार हो जाएगा, 10⁻³ बार। देखो इनमें इतना डिफरेंस होने के कारण ये एनर्जी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। क्या है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन, एक बार वाइब्रेशंस होगा तो रोटेशन कितनी बार हो जाएंगे, 10⁻³ बार। डेटा बहुत बड़ा है, इसका मतलब है कि इसके रोटेशंस, इस एनर्जी को ये
इफेक्ट नहीं कर रहा और इसको ये इफेक्ट नहीं कर रही। ये एनर्जी इंडिपेंडेंट एनर्जी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। उसके बाद क्वांटम नंबर देख लो किसके साथ क्या जुड़ा हुआ है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और किससे डिनोट करते हैं इसको? n से। n1, n2, n3, या कहें कि इस n की वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। n क्या है? एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। ठीक है। वाइब्रेशनल के लिए वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर न्यू से डिनोट किया जाता है, या इसको v से भी डिनोट करते हैं। आप अपनी बुक में v की फॉर्म में भी देखते हो। v की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। रोटेशनल क्वांटम नंबर j से डिनोट किया जाता है। j की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जुड़ा हुआ है, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जुड़ा हुआ है, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। रोटेशनल एनर्जी के साथ रोटेशनल क्वांटम नंबर जुड़ा हुआ है, जिसको हम j से डिनोट करते हैं। अब देखो, इसमें मैं एनर्जी लेवल्स बता रही हूँ। देखो, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी थी? E, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स ये रहे। वन, टू, 3 एनर्जी लेवल्स। इन एनर्जी लेवल्स मीन्स 2 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्या होंगे? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को हमने किससे दिखाया था? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, ये V हैं वाइब्रेशनल, 2 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या होंगे? बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को किससे दिखाया था? J से। अप टू सो ऑन। यहाँ से J में ट्रांसफ़र हो रहा है, केवल ट्रांजिशन किस में हो रहा है? J से J में। तो वो कौन सी कहलाएगी? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कल पढ़ेंगे हम उनके बारे में डिटेल, अभी मैं सिर्फ इतना सा बता रही हूँ। यदि ट्रांजिशंस जो है वो J से J में हो रहे हैं, इनका सिलेक्शन रूल भी आएगा, बता दूंगी मैं कल। आप लोग अभी सिर्फ इतना सा समझो कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी है, जिसमें क्योंकि जब हम इनको केवल बहुत कम एनर्जी देंगे तो केवल और केवल कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है? J to J मीन्स रोटेशनल ट्रांजिशंस हो रहे हैं। रोटेशनल ट्रांजिशंस हो रहे हैं तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी कहलाएगी? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी कहलाएगी? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब एनर्जी की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है तो ये कहाँ से? एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन होगा, और इसकी जो स्टडी की जाएगी, इन ट्रांजेक्शन्स की जो स्टडी ट्रांजेक्शन की जो स्टडी की जाएगी वो किस में की जाएगी? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। लेकिन ये प्योर वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे, इसमें हमें क्या मिलेगा? रोटेशंस भी मिलेगा। इसलिए इसको क्या कहेंगे? वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे पढ़ेंगे। जब और भी ज़्यादा एनर्जी दी जाती है तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक
लेवल्स में पहुंच जाते हैं और इनकी जो स्टडी की जाती है उसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, जो कि हम ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं ये यूवी रीजन में स्टडी किया जाता है। ये जो स्टडी किया जाता है ये माइक्रोवेव रीजन में स्टडी किया जाता है और ये जो स्टडी किया जाता है ये आईआर में स्टडी किया जाता है। ये आईआर में, ये माइक्रोवेव में। रेडिएशंस की एनर्जी बताई थी ना मैंने आप लोगों को, जब एनर्जी लेवल्स बताए थे हमें, तो पहले हमारा क्या था, यूवी, विजिबल, विजिबल के बाद हमने लिखा था आईआर, याद करो आईआर के बाद हमने लिखा था माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव की एनर्जी सबसे कम, तो माइक्रोवेव की जब एनर्जी कम मीन्स इतनी ही एनर्जी देंगे तो क्या होगा, केवल रोटेशन होगा। क्या होगा, रोटेशनल ट्रांजिशंस होंगे। और जब हम उनको आईआर रीजन में एनर्जी दी जाती है, आईआर रीजन वाली एनर्जी दी जाती है, तो रोटेशंस के साथ साथ वाइब्रेशंस भी होंगे, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी होंगे। इसलिए यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं हम वो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा जाता है। और यूवी रीजन की एनर्जी और भी ज़्यादा है, तो जब इतनी एनर्जी दी जाती है तो उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे। इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इसके बाद आगे हम कल इससे आगे का चैप्टर स्टडी करेंगे जिसमें हम ये डिफरेंट टाइप्स की आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी बताई हैं वो आगे स्टडी करेंगे कि उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है और उसमें किस तरीके का स्पेक्ट्रा मिलता है हमें। थैंक यू।